इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गो टेबल माउंटेन के जायंट टर्टल्स यहाँ के रास्तों से बहुत फैमिलियर थे। इसलिए चेन पिंगान और बाकी लोग कुछ ही देर में गो टेबल माउंटेन के किनारे तक पहुंच गए। अगर ये लोग सीधा पोस्ट रोड से 10 किलोमीटर और साउथ चले जाते तो रेड कैंडल टाउन पहुंच जाते। लेकिन जूल स्मॉल वर्ल्ड के अचानक गिरने के बाद वह पोस्ट रोड कई जगह से टूटी हुई थी और इतने बड़े कछुए के साथ जाना रिस्की हो सकता था। इसीलिए सबने तय किया कि अभी थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर बाकी का सफर शुरू करेंगे। चेन पिंगन और टीम एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर रुके। सबका हाल थोड़ा थका हुआ था, लेकिन एक था जो एक्साइटमेंट से फुल चार्ज था। वह था ली हुआई। उसे तो बस अपना ट्रेजर चाहिए था, जो कि माउंटेन लॉर्ड के पास था। और तभी माउंटेन लॉर्ड भी अपने वादे के मुताबिक आ गया। उसके हाथों में एक लंबा लकड़ी का बॉक्स था। सबसे पहले उसने आलियंग को झुककर ग्रीट किया और लाल चमचमाता वुडन बॉक्स आलियंग को थमा दिया। भाई, ली हुआई तो बिजली की तरह भागकर आया और बॉक्स को छूने लगा। फिर उसने आलियंग से बोला कि खजाने बांटने के बाद वो लकड़ी वाला बॉक्स उसे दे दे। आलियंग ने झट से पलटकर कहा कि वह होता कौन है, बॉक्स मांगने वाला। भाई ली हुआई ने आलियंग को गंभीरता से जवाब दिया कि जब आलियंग उसकी बहन से शादी करेगा तो वह साला बन जाएगा। जवाब में आलियंग ने ली हुआई से कहा कि तो फिर उसे ली हुआई का साला नहीं बनना। भाई, ली हुआई ने तो मुंह फुला लिया। तब आलियंग ने माउंटेन लॉर्ड से इस बक्से के बारे में पूछा। वेबो ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत ज्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा खास जरूर है। अब आलियांग ने ली हुआई की मासूम सी उम्मीदों की तरफ देखते हुए कहा कि अगर यह कीमती नहीं है तो वह इसे रख सकता है। ली हुआई तो खुश हो गया और बॉक्स लेने ही वाला होता है कि आलियांग ने फिर से उसके सिर पर एक चपेट लगा दी और बोला कि बॉक्स के साथ साथ सारे खजाने भी वही ले जाएगा क्या? फिर आलियांग ने चेन पिंगन और बाकियों को बुलाया और बताया कि हर कोई सिर्फ एक चीज चुन सकता है और एक बार चुन लिया तो बदला नहीं जा सकता। चेन पिंगन ने थोड़ी दूर से माउंटेन लॉर्ड की तरफ देखा। माउंटेन लॉर्ड समझ गया कि चेन पिंगन कुछ सोच रहा है, तो उसने चेन पिंगन से पूछा कि क्या उसे खजाने के लिए नहीं लड़ना। चेन पिंगन ने मुस्कुराकर बोला कि पहले बाकी लोग चुन लें, तब वह लास्ट में चुन लेगा। भाई, असल में चेन पिंगन को वेबो से दो जरूरी बातों पर बात करनी थी। पहला तो ब्लैक स्नेक को डाउनट्रॉडन माउंटेन में कैसे बसाना है, और माउंटेन लॉर्ड जब ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी के लिए रवाना होगा तब उसका क्या होगा, क्योंकि आलियांग ने उसे पहले ही बता दिया था कि माउंटेन गॉड्स और रिवर गॉड्स को अपनी जगहों से अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर कोई गॉड इस नियम को तोड़ता था तो उसे इंपीरियल कोर्ट सजा देती थी। छोटी सजा में डांट और उनकी पूजा कम कर दी जाती थी, और बड़ी सजा में उनकी गॉडली रैंक घटा दी जाती थी। उनकी मूर्तियां मंदिरों से हटा दी जाती थी और कई सालों तक उन्हें कोई पूजा नहीं मिलती थी। भाई, जिन गॉड्स की पूजा कम कर दी जाती है वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। अब चेन पिंगान को माउंटेन लॉर्ड की मदद मंजूर थी। माउंटेन लॉर्ड खुद ब्लैक स्नेक को लेकर डाउनट्रॉडन माउंटेन जाने वाला था और करेज बैम्बू से एक हट भी बनाने वाला था। लेकिन चेन पिंगान नहीं चाहता था कि माउंटेन लॉर्ड को इसलिए सज्जा मिले क्योंकि उसने उसकी मदद की। इधर खजाना लूटने की होड़ सी मच गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चेन पिंगान बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ली बाओपिंग दौड़कर चेन पिंगन के पास आई और घबराकर पूछा कि वह खजाना लेने क्यों नहीं जा रहा। चेन पिंगन आराम से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वह आखिरी में चुन लेगा। लेकिन ली बाओपिंग को यह मंजूर नहीं था और खुद चेन पिंगन के लिए ट्रेजर चुनने चली गई। वह सीधा ट्रेजर बॉक्स के पास पहुंचती है, एक हाथ से ली हुआई का सिर धक्का और दूसरे से लिनशुई को साइड कर देती है। ली हुआई चिल्लाया, मगर बाओपिंग बड़ी ही मासूमियत से बोली कि उसे अपने जूनियर अंकल के लिए ट्रेजर चुनना है। तब ली हुआई को अचानक अपना बुक केस याद आया और मजबूरी में कुछ नहीं बोला। भाई, वह जानता है कि अगर उसने विरोध किया तो बुक केस की डील खतरे में पड़ जाएगी। अब लिन शोई बिल्कुल शांत अंदाज में आगे आता है और कहता है
कि उसे बस रिसाइट अटॉप क्लाउड स्क्रिप्चर नाम की एक पुरानी डाओ की किताब चाहिए, बाकी के खजाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर ली हुआई अब भी ट्रेजर बॉक्स में झांक रहा था। उसे एक खूबसूरत सेबर दिखती है। उसने लीन शुई से बोला कि उसने वह सुंदर सेबर क्यों नहीं चुनी। अगर उसकी जगह वह होता तो बिना सोचे वह सेबर उठा लेता। लीन शुई धीरे से उससे बोला कि वह मार्शल आर्ट्स के लिए नहीं बना है और उसे सेबर पसंद भी नहीं है। अब पीछे खड़ा ली हुआई मुंह में पानी लिए उस सेबर को देख रहा था और अब उसने ली बाओपिंग को मनाने का प्लान बनाया। उसने ली बाओपिंग से बोला कि यह कोई साधारण हथियार नहीं, एक डिवाइन वेपन है। इसकी धार इतनी है कि शायद आयरन लॉक वेल की जंजीरें भी काट दे। अगर यह उसके जूनियर अंकल के हाथों में होगा तो कितना कूल लगेगा। भाई, मतलब जो खुद नहीं ले पा रहा वो दूसरों को लेने के लिए मना रहा था। अलियांग मुस्कुराया, झुका और उस सेबर को म्यान से बाहर निकाला। इस सेबर पर कुछ पैटर्न बने थे जो किसी डाओइस्ट इमॉर्टल्स के ध्यान से बनाए हुए लगते थे। अलियांग ने मुस्कुराते हुए बोला कि यह बुरा नहीं है। शायद यह ऑस्पिशियस टैलिस्मैन ग्रेड का सबसे निचले स्तर का सेबर है। फिर उसने ली बाओपिंग को सेबर थमाते हुए बोला कि यह उस पर बहुत जमेगी। वहीं जूहे पास में बैठा था, लेकिन उसकी बेटी जूलू की मन में कुछ और ही था। जूलू ने तो आने से पहले ही नाक भौं चढ़ा दी थी, लेकिन जूही ने पहली बार उसे गुस्से से घूरा था तो वह चुपचाप आ गई थी। इधर ली बाओपिंग को तो तलवार मिल गई थी, लेकिन ली हुआई की नजर कुछ और पर थी। उसने झट से एक पपेट उठा लिया। भाई, उसका असली टारगेट वही था। इस दौरान जू हे ने एक किताब और कीचड़ में लिपटी हुई एक गोली उठाई। उसने चौंक कर अलियांग की ओर देखा। अलियांग ने बस हंसते हुए बोला कि अगर संयोग से यह वही चीज है जो उसकी बेटी को चाहिए, तो उसे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। उसे तो वेइबो और उस स्नेक को देना चाहिए जिन्होंने सैकड़ों सालों की मेहनत से ये ट्रेजर्स इकट्ठा किए हैं। जूहे ने कांपते हुए हाथों से अलियांग से पूछा कि क्या यह सच में वह लेजेंडरी हीरोज गैल पिल है, लेकिन अलियांग ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर चेन पिंगन पर थी जो धीरे धीरे वेबो के साथ पास आ रहा था। जब वेबो ने देखा कि बुक्स और एल्केमिकल पिल्स लिए जा चुके हैं और उसमें बस एक गोल्डन लोटस सीड बची हुई है, तो उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा दर्द हो रहा था। उसकी नजर खुद ब खुद अलियांग की तरफ गई, लेकिन अलियांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अलियांग ने मुस्कुराते हुए चेन पिंगन से बोला कि बस यही एक चीज बची है। चेन पिंगन ने बिना किसी शिकायत के वो सुनहरा लोटस सीड उठाया और अपने पास रख लिया। तभी ली बाओपिंग धीमी आवाज में अपने जूनियर अंकल से बोली कि क्या वह उसके साथ अपनी सेबर बदल सकती है। अलियांग ने उसे कहा था कि यह बहुत खास है, लेकिन तभी उसे याद आ गया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। चेन पिंगन ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि अगर यह सेबर खास है तो उसे ही रखनी चाहिए। वैसे भी वह सेबर टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अलियांग ने भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला कि चेन पिंगन तो एक सोर्ड्समैन है, इसीलिए वह सेबर चला भी नहीं सकता। भाई, चेन पिंगन ने भी फौरन पलटकर अलियांग को जवाब दिया कि तो फिर वह अब तक बांस की सेबर क्यों चला रहा है। इस पर अलियांग ने चेन पिंगन को जवाब दिया कि अगर वह चला रहा है तो वह उसका क्या बिगाड़ लेगा। इधर ली हुआई ने धीमी आवाज में एलियांग से पूछा कि क्या वह अपना लकड़ी का बक्सा ले जा सकता है। भाई, एलियांग ने उसे घूरते हुए बोला कि वह इस बक्से का करेगा क्या, उसके पास तो रखने लायक कुछ है ही नहीं। ली हुआई ने बिल्कुल उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे अलियांग ने चेन पिंगन को दिया था कि अगर वह बॉक्स ले जाएगा तो अलियांग उसका क्या बिगाड़ लेगा। भाई, अब सभी अपनी जगह सेटल हो चुके थे। चेन पिंगन को मिला एक छोटा सा मुरझाया हुआ लोटस सीड, ली बाओपिंग को मिला एक खास और तेज सेबर जिसका नाम था ऑस्पिशियस टैलिस्मैन। वेबो और ब्लैक स्नेक को भी कुछ ना कुछ मिला, सिर्फ व्हाइट स्नेक को मिला मौत। लेकिन सभी खुश थे सिवाय ली बाओपिंग के। वह चुपचाप सेबर को अपने बुककेस में रख लेती है, लेकिन चेहरा अब भी उतरा हुआ था। उधर ली हुआई को मिला था एक पपेट, और वो भी एक लकड़ी के बक्से के साथ।
वो इस पपेट को कुछ समय के लिए ली बाओपिंग के बुक केस में रखता है, लेकिन रखने से पहले उसने पपेट से वादा किया कि जल्द ही वह उसे अपने बुक केस में एक वीआईपी जगह देगा। दूसरी ओर लिन शॉई ने रिसाइट अ टॉप क्लाउड स्क्रिप्चर्स नाम की एंशिएंट बुक अपने पास रख लिया था। जूलू को मिला था एक पर्पल कुई गाइड, जो एक सीक्रेट इमॉर्टल स्क्रिप्चर है। वो इसे लेने से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। जूहे को मिला था हीरोज गॉल पिल, जिसे स्वेलो करने के बाद वह 6th टियर पर पहुंच जाएगा। अब आलियंग ने चेन पिंगन से माउंटेन लॉर्ड के साथ बातचीत के बारे में पूछा। चेन पिंगन ने जवाब दिया कि उनकी बातचीत अच्छी रही और उसने वह पाउच भी उसे दे दिया। आलियंग चौंक कर बोला कि इतनी आसानी से क्यों दे दिया? उस ब्लैक स्नेक के पास बहुत कुछ होगा, कम से कम कोई सौदा तो करते। लेकिन चेन पिंगान ने शांत स्वर में कहा कि अपने हाथों से कमाई गई चीज का फायदा किसी और को नहीं देना चाहिए, और जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। ये बातें वह समझता है। अब आलियंग टोपी ठीक करते हुए बोला कि वे लगभग रेड कैंडल टाउन पहुंच चुके हैं। फिर उसने अपने होठों को चाटा और बड़बड़ाया। न्यूली ब्रूड एप्रिकॉट ब्लॉसम वाइन और सजी धजी नावों पर सुंदर लड़कियां। मैं आलियंग लौट आया। चेन पिंगान को अचानक इस रेड कैंडल टाउन को लेकर अजीब महसूस हुआ, जिसे आलियंग इतनी शिद्दत से याद कर रहा था। दूसरी ओर वेबो पहाड़ की ऊंचाई से नीचे जाते जाते एक कछुए की पीठ पर बैठ गया। काला अजगर उसके पीछे पीछे चल रहा था, जिसने अब व्हाइट स्नेक को पूरी तरह निगल लिया था। अचानक वेबो ने एक पांच उठाकर काले अजगर के रास्ते में फेंक दी। काले अजगर ने सिर झुकाकर ध्यान से देखा। यह कंफर्म करने के बाद कि उसमें कोई खतरा नहीं है, उसने पलटकर माउंटेन लॉर्ड की ओर देखा, जो कछुए की पीठ पर बैठा हुआ था। माउंटेन लॉर्ड ने मुस्कुराकर बोला कि इस पाउच को चेन पिंगन नाम के लड़के ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया है। यह सुनते ही अजगर थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपने नुकीले दांतों से पाउच को चीर डाला। थैली से निकले करीब 1 दर्जन स्नेक गॉल पेबल्स, जिन्हें चेन पिंगन ने ड्रैगन विस्कर क्रीक से इकट्ठा किया था। हालांकि उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी और देखने में वे आम स्टोन जैसे लग रहे थे। लेकिन जब स्नेक ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें लालच से भर गई। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और बहुत सावधानी से एक एक स्टोन को अपने मुंह में डाल लिया। अब माउंटेन लॉर्ड ने फॉरेस्ट टर्टल को इशारा किया और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद पीछे से आ रहे ब्लैक स्नेक जमीन में पंजे गाड़कर आसमान की तरफ दहाड़ता है। उसके दहाड़ की ताकत से पूरा माउंटेन गूंज उठता है। यह देखकर माउंटेन लॉर्ड को थोड़ी जलन होती है, क्योंकि ज्वेल स्मॉल वर्ल्ड को छोड़कर ईस्टर्न ट्रेजर्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट में ऐसे ट्रेजर्स अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इन पत्थरों को निगलने के बाद कोई भी स्नेक या फ्लड ड्रैगन असली ड्रैगन बन सकते थे। इधर चेन पिंगन और बाकी सब धीरे धीरे रेड कैंडल टाउन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी दूर से सबने ब्लैक स्नेक की दहाड़ सुनी। आलियंग ने हल्की सी हंसी के साथ चेन पिंगन से बोला कि वह चीज वाकई उस ब्लैक स्नेक के काम की थी। चेन पिंगन ने धीरे से बोला कि उसने सबसे कीमती स्नेक गॉल पेबल बचाकर रखा है, क्योंकि उसे देने का मन नहीं कर रहा था। भाई, आलियंग चेन पिंगन को चिढ़ाते हुए बोला कि वह तो उससे भी बड़ा कंजूस निकला। इधर पीछे पीछे चल रहे जूही ने अपनी बेटी जू लू को धीरे से समझाया कि वह पर्पल कुई गाइड बहुत कीमती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह 5th टायर तक पहुंच सकती है, और हीरोज गॉल पिल के बाद वह 6th टियर तक भी पहुंच सकती है। जूलू हैरान होकर अपने पिता से पूछती है कि अगर वह इस पील को स्वॉलो कर लेगी तो फिर जूहे क्या करेगा? जूहे मुस्कुराकर बोला कि वह अब भी जवान है। अगर वह ज्यादा मेहनत करे तो शायद 7th टियर तक पहुंच जाए। इस पर जूलू चिढ़ाते हुए बोली कि अगर वह इतने ही जवान है तो उसे रेड कैंडल टाउन जाकर एक नई दुल्हन ले आना चाहिए, वह शिकायत नहीं करेगी। जूहे जूलू को डांटते हुए बोला कि बकवास मत करे। अब भाई, सूरज ढल रहा है, आसमान हल्के नारंगी रंग में नहाया हुआ है, और उसी रोशनी में आलियंग अपनी मस्ती में खड़ा होकर हाथ मल रहा है। उसकी निगाहें दूर दूर तक फैली
उस धुंधली सी रेड कैंडल टाउन की ओर टिकी है, जैसे वह कोई खूबसूरत लड़की हो जो किसी शराब खाने में बेहोश पड़ी है। अब अचानक अलियंग चेन पिंगन की तरफ मुड़ा और उससे पहले ही तय करने को बोला कि उसे कुछ पैसे उधार देना पड़ेगा। चेन पिंगन थोड़ा कंफ्यूज होकर अलियंग से पूछा कि क्या उसे भी पैसों की दिक्कत होती है। अलियंग ने हंसते हुए चेन पिंगन से बोला कि वह उसकी बात को समझा नहीं। इस दुनिया घूमते वक्त जो उधार देता है वो बेवकूफ होता है, और जो उधार लेता है वही असली बॉस होता है। चेन पिंगन थोड़ा निराश होकर अलियंग से बोला कि वह उधार नहीं बल्कि फ्री में दे देगा। अब अलियंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर अपने ही अंदाज में खुद को शाबाशी देते हुए बोला कि इतने कंजूस इंसान से भी गोल्ड फ्री में मिल गया। वह सच में खतरनाक आदमी है। अब चेन पिंगन चुपचाप आगे देखता है। रेड कैंडल टाउन अब पास आ रही थी। वह पीछे मुड़कर ली बॉपिंग से कहता है कि शहर पहुंचते ही सबसे पहले खाना और जरूरी सामान लेने के बाद वह उसके लिए टंगहुलू खरीद देगा। ली बॉपिंग खुशी से उछलते हुए अपने जूनियर अंकल से बोली कि उसे इस बार 2 छोटे छोटे टंगहुलू लेना है क्योंकि छोटे वाले ज्यादा टेस्टी होते हैं। भाई, टंगहुलू पता है ना, वहीं जो जियोयान अपनी पीठ पर गोल गोल लाल लाल सा लिए हुए क्वीन मेडुसा के पीछे पीछे घूमता फिरता रहता था। अब थोड़ी देर बाद चेनपिंगन और उसकी टीम रेड कैंडल टाउन के नॉर्दर्न गेट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वे अंदर इंटर करने ही वाले होते हैं कि गेट पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोकते हुए बोला कि वे बिना आइडेंटिफिकेशन एंड विजिटिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं जा सकते। चेनपिंगन यह सुनकर थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये चीजें होती क्या है। तब आलियंग, जिसने पहले ही चेनपिंगन से पैसे उधार ले लिया था, अब सीधा स्वैग में निकला। एक मुड़ी सी डॉक्यूमेंट निकाली और गार्ड को दिखा दी। गार्ड ने डॉक्यूमेंट चेक किया और अलियंग को जाने की मंजूरी दे दी। भाई, अलियंग तो ऐसे गया जैसे कोई वीआईपी गेस्ट हो, यहां तक कि अपना सफेद गद्दा भी पीछे छोड़ दिया और गेट के पास जाकर पीछे मुड़कर हाथ हिलाकर सबको बाएं बाएं बोलने लगा। भाई, ली हुआई का दिमाग खराब हो गया। उसने अलियंग से सफेद गद्दे को मारने की धमकी दी, मगर अलियंग को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह हंसते हुए अंदर चला गया। इधर जूहे भी पूरी तरह से उलझन में था। उसे भी इन डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था। स्मॉल वर्ल्ड से निकलने से पहले उसके पैट्रियार्क ने उससे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। और फिर उसने सोचा कि पैसा तो हर जगह चलता है, तो उसने चुपचाप कुछ चांदी एक सैनिक को पकड़ाई। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। सोल्जर ने सीधा भाला उसकी छाती की तरफ कर दिया और उसे गुस्से में डांटना शुरू कर दिया। जूहे का खून खौल उठा और वह बहस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूलू जूहे का हाथ पकड़ते हुए ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ग्रेट ली एम्पायर की सेना में बहुत ही सख्त नियम है। सजा या तो बहुत मामूली होती है या फिर बहुत ही कठोर, और इसमें आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। जूहे ने बात को समझा और गुस्सा पी लिया और बहस नहीं की। वह दूर हटते हुए सैनिकों को देखता रहा। भाई, अब सबकी नजरें चेन पिंगान की तरफ घूमी। चेन पिंगन ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला कि अगर और कोई उपाय न रहा तो उन्हें रेड कैंडल टाउन को घेर कर जाना पड़ेगा और आज रात के लिए बाहर ही डेरा डालना पड़ेगा। भाई, अब दिक्कत यह थी कि पहले चेन पिंगन और उसके साथी 100 किलोमीटर का सफर नाव से करने वाले थे, लेकिन अब वे शहर के अंदर की घाट तक नहीं पहुंच सकते थे, तो अब उन्हें पैदल चलकर ही पूरा करना पड़ेगा। मगर तभी शहर के फाटक से एक नीले कपड़ों में सरकारी अफसर निकला। वह एकदम सीधा चलकर चेन पिंगन और बाकियों के सामने आकर रुक गया। उसने सबको ऊपर नीचे देखा और फिर उसकी नजर जूही की तरफ गई। उसने खुद का परिचय देते हुए बोला कि वह चंग शेंग है, रेड कैंडल टाउन के पिलो रिले स्टेशन का डेप्यूटी। और जूहे के पैट्रियार्क ने सीधा उसके मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उनके यात्रा का जिक्र किया था और उन्हें आदेश दिया था कि उनसे जितनी हो सके उनकी उतनी मदद करे, और उसने पहले से उनके ठहरने का इंतजाम कर दिया है। मगर जूहे चुप रहा। उसके चेहरे पर सतर्कता झलक रही थी।
डेप्यूटी ने जूहे के चेहरे को देखा और उसे विश्वास दिलाते हुए बोला कि वह अभी एक आदमी को बुला सकता है जो ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी के फॉर्चून स्ट्रीट का है और किल्न ऑफिशियल के लिए काम करता था। वह एक चिट्ठी लेकर आया है जो खास तौर पर एक लड़के लिन शुई को देना चाहता है। लिन शुई ने जब यह सुना तो वह सामने आया और बोला कि वह लिन शुई ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी से है, और लिन शुई ने उस खत लाने वाले के बारे में पूछा। फिर डेप्यूटी ने उस खत लाने वाले के हुलिया के बारे में एक दो चीजें बताई। लिन शॉय ने कंफर्म किया कि जैसा वह बोल रहा है वैसा ही एक इंसान को वह जानता है। उसने हल्के से पूछा कि क्या वह पिछले कुछ दिनों से गेट पर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। तब डेप्यूटी ने बताया कि पिलो रिले स्टेशन यहां से ज्यादा दूर नहीं है और पास की एक पहाड़ी पर एक बीकन टावर है और वहां उसका एक अच्छा दोस्त है। उसने उसी से कहा था कि जैसे ही यंग मास्टर लीन और मिस्टर जू को वहां से गुजरते देखे वो उसे खबर भेज दे। अब लिन शुई ने तुरंत पीछे मुड़कर चेन पिंगन की तरफ देखा। चेन पिंगन ने बस हल्के से सिर हिलाकर सहमति दे दी। थोड़ी ही देर में चंगशेंग उन्हें लेकर टाउन के दरवाजे तक पहुंच गया। सैनिकों ने उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन उनके चेहरे अभी भी अनफ्रेंडली थे। जैसे ही चंगशेंग टाउन की दीवार की गेट से बाहर निकला, वो एकदम शांत आवाज में जूही से बोला कि यहां के सैनिक फ्रंट लाइन से रिटायर होकर आए हैं। ताकत में ज्यादा नहीं, लेकिन जिद और अकड़ में इनका कोई जवाब नहीं, इसीलिए उनका बुरा मत मानिएगा। जूहे ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था नई जगहों पर ज्यादा जुबान खोलने का मतलब है मुसीबत को दावत देना। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, रास्ते में एक दुकान दिखी जहां लोग अंदर बाहर हो रहे थे और हर थोड़ी देर में अंदर से सफेद रोशनी सी चमकती थी। चंगशेंग ने धीरे से बताया कि यह एक हथियारों की दुकान है, यहां तलवारें और बाकी हथियार मिलते हैं। अब लिनशोई ने एकदम सवाल किया कि क्या इससे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होती? अगर आम लोग तलवारें लिए फिरते रहेंगे तो इससे झगड़े बढ़ सकते हैं। चंगशेंग ने हंसते हुए जवाब दिया कि गवर्नमेंट ऐसे कामों में ज्यादा दखल नहीं देती, लेकिन अगर वाकई कोई झगड़ा हो जाए तो फिर गवर्नमेंट पूरी सख्ती से निपटती है। ऐसे ही 15 मिनट की बातचीत के बाद सभी लोग पिलो रिले स्टेशन पहुंचे और वहां पहले से चंगशेंग ने उनके लिए कमरे बुक कर रखे थे। वहां चनपिंगन ने सबके कमरे बांटे। एक कमरा ली बाओपिंग और जू लू को मिला, जूहे को अपना अलग कमरा। चनपिंगन, ली हुआई और लिन शुई तीनों एक कमरे में रहने वाले थे। अलियांग के लिए कोई कमरा फिक्स नहीं था, लेकिन अगर वो आता तो सीधा बोल देता कि उसे जू लू के साथ रहना है। अब जैसे ही शाम ढली, सब लोग इकट्ठा हुए जूहे के कमरे में। चंगशेंग आया और एक पूरी चिट्ठियों की गड्डी देकर जाते हुए बोला कि रेड कैंडल टाउन का नाइट मार्केट बहुत फेमस है, इसीलिए अगर उन्हें वक्त मिले तो जरूर देखना चाहिए। लिन शोई को एक चिट्ठी मिली। ली बाओपिंग के नाम 3 चिट्ठियां आई थी और हैरानी की बात यह थी कि चेन पिंगन को भी एक चिट्ठी मिली थी, लेकिन ली हुआई उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो झेपते हुए जूलू के पास गया, जो खुद भी चुपचाप खड़ी थी। उसे भी कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। ली हुआई बोला कि चलो शुक्र है वह अकेला नहीं है। जूलू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खिड़की की तरफ बढ़ गई। लिन शुई ने अपनी चिट्ठी खोली, बस एक पन्ना और उस पर सिर्फ 30 शब्द लिखे थे और वह भी जैसे जबरन लिखे गए हों। लेकिन लिफाफे में 300 टेल्स की चांदी का सबसे बड़ा बैंक नोट था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी सांस ली और चिट्ठी को लिफाफे में वापस रखा। वह वापस अपने कमरे में गया, दरवाजा धीरे से बंद किया और लिफाफा मेज पर रख दिया। वह थोड़ा गुस्से में लग रहा था। इधर चेन पिंगन ने खुद के लिए एक शांत कोना चुना जहां वो आराम से बैठ सके। ली बाओपिंग भागते हुए उसके पास आई, शायद कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिल रहे थे। चेन पिंगन ने उसकी झिझक समझ ली और मुस्कुराकर कहा कि अगर उसे कोई अक्षर समझ में नहीं आया तो वह जरूर पूछेगा, बस इतना सुनना था। ली बाओपिंग को तसल्ली मिल गई और वो लौट गई अपनी चिट्ठियां खोलने। ली बाओपिंग की तीनों चिट्ठियां उसके पिता, बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर ने भेजी थी। भाई,
ली बॉपिंग के पिता और उसके बिग ब्रदर की चिट्ठी में कुछ खास नहीं था। बस ली बॉपिंग जब अपने सेकंड ब्रदर की दूसरी आखिरी शीट तक पहुंची तो उसमें जूलू का जिक्र था। उसने जूलू को बताया कि उसके सेकंड ब्रदर ने उसके बारे में कुछ लिखा है। जूलू झटपट मेज की ओर लपकी और ली बॉपिंग से पूछा कि उसने क्या कहा उसके बारे में। ली बॉपिंग खत को सीधा जूलू के हाथ में थमाते हुए बोली कि वह खुद पढ़ ले। जूलू तुरंत बोली कि क्या वह यह खत अपने साथ कमरे में ले जा सकती है, धीरे धीरे पढ़ने के लिए। ली बॉपिंग बोली कि वह ले जा सकती है, मगर उसे खोने की इजाजत नहीं है। जूलू खुशी से मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकल गई, मानो उसे कोई ट्रेजर हाथ लग गया हो। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिले स्टेशन का डेप्यूटी अंदर आया, हाथ में फलों और बीजों की प्लेट लेकर। लेकिन उसके पीछे एक और आदमी आया, सिर पर बांस की टोपी पहने हुए। ली हुआई ने जैसे ही उसे देखा, गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने उसे बाहर धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन आलियांग आराम से कुर्सी पर बैठ गया। फिर आलियांग ने जू लू की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खुशियों की रोशनी थी। आलियांग ने जूलू से बोला कि वह आज तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। जूहे का चेहरा उतर गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अब लिन शुई वापस आया और चेन पिंगान के पास बैठ गया। एलियांग ने अपनी शराब की बोतल उसकी तरफ उछाल दिया, ने उसे लपक कर पकड़ा, ढक्कन खोला और एक घूंट पी लिया। आलियांग की नजर अब घूमती है चंगशेंग की तरफ और वह उससे एक सवाल पूछता है कि रेड कैंडल टाउन में फू इनलेट नाम की कोई जगह है जो बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं है। चंगशेंग ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उसे कुछ पता हो, पर वह बताना नहीं चाहता। अब आलियांग ने जो बताया वो सुनकर सबकी भौहें उठ गईं। रेड कैंडल टाउन में एक नदी थी जो चांद की तरह मुड़ती थी, और वहां होती थी सिर्फ 6 से 9 मीटर लंबी नावें। हर नाव में होती थी 2 से 3 महिलाएं, जो या तो सुंदर होती थीं या मनमोहक। और हर नाव में एक अलग कमरा भी होता था, जिसका मकसद आलियांग ने किसी को नहीं बताया। भाई, यहां की नावों पर काम करने वाली औरतें, जिन्हें बोट होस्टेसेस कहा जाता है, उन्हें कभी जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सदियों पहले डिवाइन वाटर नेशन तबाह हुआ था और ये औरतें उसी के बचे कुचे वंशज हैं। ग्रेट ली एम्पायर के सम्राट ने फरमान निकाला कि इन्हें जमीन पर आने की इजाजत नहीं है। और भाई, वेइबो ने इन्हीं के युद्ध से भाग रहे पूर्वजों की छुपकर सुरक्षा की थी। लेकिन जब एम्परर को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में वेइबो को माउंटेन गॉड से माउंटेन लॉर्ड बना दिया और उसके बाद लोगों से उसकी मूर्तियां तुड़वाकर नदी में फेंकवा दी। उधर चेन पिंगॉन ने रुआनश्यू का भेजा गया लेटर केयरफुली अपने पास रख लिया। पत्र में रुआनश्यू ने बताया था कि डाउनट्रॉडन माउंटेन को एक नया माउंटेन गॉड मिल गया है, जो माउंटेन की रक्षा करेगा और स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करेगा। उसने यह भी कहा कि डाउनट्रॉडन माउंटेन अब केवल क्लाउड ड्रेप माउंटेन और उनके पिता के लैम्प बियरर माउंटेन से ही पीछे है। अब चेन पिंगन ने जरूरत की चीजें खरीदने की बात की, तब चेंगशेंग बोला कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। टाउन के वेस्ट साइड में एक छोटा सा स्ट्रीट मार्केट है, उसमें वो सब कुछ है जो सफर में चाहिए। कपड़े, खाने का सामान, मेडिसिन्स और यहां तक कि छोटी मोटी मैजिकल चीजें भी। फिर चंगशंग ने कहा कि वह भी साथ चलेगा। अगर वह साथ चलेगा तो उन्हें मोल भाव की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चेन पिंगन ने आलियांग की तरफ देखा, जो पहले यहां आ चुका था। आलियांग ने सिर हिलाकर बताया कि वह बस रिवर साइड को जानता है, यहां के मार्केट उसके लिए भी नया है। अब चंगशंग ने लीड लिया और सब वेस्ट मार्केट की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे आगे बढ़े, रौनक बढ़ती गई। भीड़, चहल पहल, लैंटर्न्स, आवाजें, सब कुछ। चेन पिंगन ने सोचा था कि सारा सामान यहीं से खरीद लेगा, चावल, सूखा मांस वगैरह। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अगले 100 किलोमीटर में और भी टाउन्स और रिले स्टेशंस मिलेंगे, उसने हेवी सामान खरीदने का प्लान छोड़ दिया। बस उसने कुछ मेडिसिन्स खरीदी। अब चेंगशेंग उनके साथ था, तो पूरा मार्केट टूर स्मूथ चल रहा था। मगर ली हुआई, जो पहले बहुत उछलता था, यहां आकर पूरी तरह दुबक गया था। वो आलियांग की पीठ के पीछे छिपा रहता, बस कभी कभी झांकता।
अलिंग ने ली हुआई को चिढ़ाते हुए कहा कि पहले तो वह बहुत दहाड़ता रहता था, अब क्या हुआ उसे। ली हुआई भड़कने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लोग उसे देख रहे हैं, उसने सिर झुका लिया और चुपचाप पीछे चलने लगा। अलियांग को और मजा आने लगा और वह बीच बीच में ली हुआई के सिर पर चपेट भी मार देता था। ली हुआई का दिमाग गर्म हो रहा था, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। चेन पिंगान और बाकी सभी लोग माउंटेन व्यूइंग स्ट्रीट से घूमते हुए रिवर व्यूइंग स्ट्रीट की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सीधा साधा लग रहा था, लेकिन तभी एक गली के अंदर एक छोटा सा बुक स्टोर नजर आया। चेन पिंगन अचानक रुक गया और आगे बढ़ गए। चेंगशेंग को भी रोक दिया। फिर चेन पिंगन ने ली बाओपिंग, ली हुआई और लिन शुई तीनों को बोला कि वह सबको एक एक किताब खरीद देगा और उन्हें कीमत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक वह खरीद सकता है उन्हें खरीद देगा। जैसे ही वो बुक स्टोर में घुसे, बुक स्टोर के ओनर ने बिना आंखें खोले ही कहा कि यहां किताबों की कीमत पर मोलभाव नहीं होगा और किताब से उनको कितना फायदा होगा ये उनकी खुद की समझ पर निर्भर करता है। तब चंगशंग ने बताया कि यह दुकान रेड कैंडल टाउन में काफी मशहूर है। हर पढ़ा लिखा यात्री यहां आना पसंद करता है, लेकिन इस दुकान का मालिक बहुत अजीब है। वह किताबें बाजार से बहुत ऊंची कीमत पर बेचता है और कभी कभी लोगों को सीधा बाहर निकाल देता है। वह कस्टमर की हैसियत की कोई परवाह नहीं करता। अब ली बाओपिंग और लिन शॉई दोनों किताबें खरीदने में लगे हैं। ली बाओपिंग इधर उधर देख रही थी, बिंदास अंदाज में। उसका कोई पैटर्न नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक बुक निकालकर कुछ पेज पलटती और फिर वापस रख देती। अंत में एक ट्रैवल जर्नल चुनती है, 300 कॉपर कॉइन का। थोड़ा महंगा लग रहा था उसे, लेकिन दिल आ चुका था किताब पर। फिर वो पलटकर अपने जूनियर अंकल को देखती है और चिन पिंगन मुस्कुराकर सिर हिला देता है। लिन शॉई ने एक फेंगशुई की किताब चुनी जिसमें लेखक का नाम नहीं था। इसकी कीमत 400 कॉपर कॉइन्स थी और चेन पिंगन ने उसकी पसंद पर भी मुस्कुराकर सहमति दे दी। इधर जैसे ही ली हुआई ने बुक स्टोर के अंदर कदम रखा था, एकदम बेलगाम घोड़ा बन गया। उसने अलियंग से कहा कि उसे उसके कंधे पर चढ़कर किताब चुननी है। अलियंग ने हां कर दी, पर साथ ही दे डाली धमकी कि अगर उसने टाइम बर्बाद किया तो वह उसे यहीं गली में छोड़ देगा। अब भाई, ली हुआई ने ऊपर से एक चमचमाती नई किताब चुनी। किताब का नाम सिवर्ड वाटर क्लिफ था, मगर जैसे ही उसकी नजर प्राइस टैग पर पड़ी, उसकी हालत खराब हो गई। फटाफट वो किताब वापस रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसलता है और किताब सीधे जमीन पर जा गिरती है। बुक स्टोर का मालिक, जो अब तक सो रहा था, आंखें खोलता है और ताना मारते हुए बोलता है कि अगर नुकसान कर दिया है तो उसे किताब खरीदनी ही पड़ेगी। ली हुआई अजनबी से लड़ने की हिम्मत नहीं की, इसीलिए वह सीधे चेन पिंगन की तरफ देखता है। चेन पिंगन मुस्कुराता है और सीधा ली हुआई से पूछता है कि अगर वह ये किताब खरीद देगा तो वह सच में इस किताब को पढ़ेगा। ली हुआई ने जोर से हां में सिर हिला दिया। चेन पिंगन बिना देर किए वह किताब ली हुआई के लिए खरीद देता है। अब आलियांग थोड़ा चौंक कर चेन पिंगन से पूछता है कि क्या वह कोई किताब नहीं खरीद रहा। चेन पिंगन हल्की सी शर्म के साथ जवाब देता है कि उसे अभी मुश्किल से कुछ ही अक्षर आते हैं, किताब खरीद के उसे कोई फायदा नहीं। इधर जूहे अपनी बेटी जूलू से पूछता है कि क्या उसे कोई किताब चाहिए। जूलू ने चुपचाप ना में सर हिला दिया। इस बीच वह दुकानदार अचानक खड़ा हो गया। उसकी नजर धीरे धीरे लाल कपड़ों में खड़ी छोटी लड़की और उस शांत स्वभाव वाले लड़के पर गई, लेकिन आखिर में जाकर उस छोटे लड़के पर टिकी जो डरते डरते सेवर्ड वाटर क्लिफ नाम की किताब पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे उसे कुछ मजेदार लग रहा हो, और अलियांग के चेहरे पर भी एक मुस्कान दिखाई दी। अब चेन पिंगान और उसकी टीम किताबों की दुकान से बाहर निकल जाते हैं और तभी पीछे जूहे को एक नजर महसूस होती है। वो मुड़कर देखता है और सामने वही शॉप ऑनर उनकी तरफ एक शांत मुस्कान के साथ देख रहा था। जूहे के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं और वो धीमे से आलियांग से पूछता है
कि उस दुकान के मालिक में कुछ अजीब तो नहीं था, है ना? अलियांग ने अपनी बांस की टोपी को ठीक किया और कुछ स्ट्रेंज जवाब दे दिया कि उसके मुकाबले उनका असली मुसीबत तो आगे इंतजार कर रही है। इधर रशिंग ट्रैंक्विल रिवर पर, जो दिखती जितनी शांत था उतनी ही खतरनाक और बर्बाद करने वाली थी। यह नदी इतनी तेज बहती है कि बड़े बड़े नाविक भी यहां कदम रखने से डरते थे। पानी के अंदर और बाहर जगह जगह पर स्टोन कॉलम्स छिपे हुए थे। सिर्फ छोटी फुर्तीली नावें ही इनमें से रास्ता निकाल सकती थी। बड़ी नावें यहां फंस जाती थी और हर साल कई नाविक और यात्री जान से हाथ धो बैठते थे। यहां तक कि जो नाविक इसी नदी के पास पल्ले बढ़े थे, वे भी बिना सोचे समझे इस पर नाव नहीं चलाते थे। वे तभी इस रास्ते से जाते थे जब कोई भारी इनाम देने को तैयार होता। आज रात बहुत सारे लोग रशिंग ट्रैंक्विल नदी पर सैर कर रहे थे। एक आदमी सीना और पेट खुला हुआ एक पत्थर के खंभे पर बैठा था। उसके पास शराब के कई जार थे और वह एक खाली जार को पानी में फेंक देता है। लेकिन उसके पास अभी 3 बचे हुए थे। फिर दूर से एक लाल बिंदु तैरते हुए पास आता है। यह एक कुबड़ वाला बूढ़ा था। उसने हाथ में लाल लाल टेन लिए ऐसे पत्थरों पर कूदता चला आ रहा था जैसे हवा में चल रहा हो। तभी अचानक एक तीसरा आदमी आसमान से एक कॉलम पर उतरता है। उसकी ताकत से वह पत्थर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। अंत में एक औरत नदी की धारा के खिलाफ चलती हुई सामने आती है। उसके सिर के ऊपर हवा में एक सफेद मोती तैर रहा था जो पानी के अंदर तक रोशनी फैला रहा था। वो औरत आते ही बोलती है कि किसी ने उससे कहा था कि यहां उसे कुछ ट्रेजर मिलेंगे, मगर वह 50 किलोमीटर नदी पार की, पर एक भी ट्रेजर उसे नहीं मिला। अब जो आदमी पत्थर के ऊपर बैठा शराब पी रहा था, उसने नदी के तल की ओर एक नजर डाली और उदासीनता से बोला कि उनका लॉर्ड पहले ही रेड कैंडल टाउन पहुंच चुका है। इस पर लाल लालटेन वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि अगर उनका लॉर्ड खुद ही आया है तो फिर उन चारों को यहां क्या सिर्फ तालियां बजाने के लिए बुलाया है। पत्थर पर बैठे शराब पी रहा व्यक्ति गंभीरता से बोला कि उसे उम्मीद है कि बस वही बात हो। आगे की एपिसोड में हम देखेंगे कि अलियांग के होते हुए ऐसी कौन सी मुसीबत है जो चेन पिंगन और उसके ग्रुप का इंतजार कर रही है।